नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक प्रमुख भाग है, जिसके माध्यम से हम उसकी आइडियोलॉजी, हमारे पूरे, जैसे कि बोला गया है कि भारतीय जो संविधान का एक दर्पण है, इसके बारे में हम पढ़ करके भारतीय संविधान के मूल ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्यों को हम समझ सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम जो है देखेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है, किस तरीके से प्रस्तावना को लिखा गया है, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुए हैं, संशोधन क्या प्रस्तावना में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको बहुत ही विशेष बात बता रहा हूं कि इस टॉपिक से प्रतिवर्ष आप देखेंगे 2016 से 1-2 साल छोड़ दीजिए, आप मान सकते हैं अल्टरनेट ईयर जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। लगभग 7-8 प्रश्न जो है पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। तो इन सभी पर यूपीएससी में और साथ ही साथ यूपीपीएससी जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भी यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और इसमें जो कीवर्ड्स हैं, संविधान के मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जिससे कि एक समझ प्रॉपर बनेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो हमें आपको बताने में आपको बता दूं कि इसमें जो है हमें प्रियम्बल जो है वो हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे कि संविधान दिवस जो कि हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को हमें याद करने का भी एक प्लेज लिया गया है और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में इसको याद किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना पर अभी तक प्रश्न जो है प्रियम्बल पर कौन कौन से पूछे गए हैं और क्या है उनका इंपैक्ट। लास्ट में जब हम लोग एक लेक्चर खत्म करेंगे तो 1-2 प्रश्नों पर मॉडल आंसर भी हम क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 2016 में एक प्रश्न आया था जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे, समझेंगे तो डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि आप प्रस्तावना देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हम भारत के लोग भारत को क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये गणराज्य के 4 एडजेक्टिव हैं। इन एडजेक्टिव को क्या हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में डिफेंड कर सकते हैं, यानी कि हम इन जो हमारे आइडियल्स हैं उन पर क्या हम खरे उतरते हैं। तो इसमें हमें कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एडजेक्टिव बताया गया, गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है। जैसे कि हमारा भारतीय गणराज्य है, हमारा जो गणराज्य शब्द है वो कहां से लिया गया, यानी कि हम फ्रांस को जो है फॉलो करते हैं। ब्रिटेन जो है हमारा गणराज्य नहीं है, जबकि हमारी पूरे संवैधानिक व्यवस्था में अधिकतर पार्ट आप देखेंगे हम ब्रिटेन से लिए हैं। हमारे यहां ब्रिटिश राज रहा है, ब्रिटिश शासन हमारे यहां रहा है। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको रिपब्लिक बनाने का प्रयास किया, रिपब्लिक बनाया। और ये जो है रिपब्लिक के कुछ गुण होते हैं, यानी कि इस नेचर ऑफ स्टेट। अब यहां से आप समझ सकते हैं, जब तक इन कीवर्ड्स की, यानी कि सॉवरेनिटी की, हम देखेंगे यहां पर इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ये 5 टर्म है और इसके 4 एडजेक्टिव है रिपब्लिक के। इन चारों एडजेक्टिव पर क्या अभी भारत सरकार या हमारी व्यवस्था जो है, भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो क्या खरी उतरती है, इस पर हमें बात करनी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अभी देखिए ये डायरेक्टली यहां से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, 2017 में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है ये। अब इसमें जीवंत दस्तावेज को हमें दिखाना होगा, वी द पीपुल। अब जैसे हम प्रस्तावना को हमें एक तो पहले याद होना चाहिए। इस लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि आप सभी को ये एक एक कीवर्ड्स याद हो, पूरी प्रस्तावना याद हो। जैसे कि हम जब भी कोई बड़ी चीज याद करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दशरथ मांझी का उदाहरण हम लेते हैं कि अगर उन्होंने एक पहाड़ तोड़ा तो उस पहाड़ को तोड़ने के क्रम में
उन्होंने चीजों को, छोटा छोटे पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, ना कि पूरे पहाड़ को तोड़ने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना समय व्यर्थ किया। उन्होंने छोटे से, यानी कि जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी हो, उस समस्या को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट लें और उस समस्या को एक एक करके सॉल्व करें, तो ये बड़ी समस्या भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और एक जो निरंतर प्रयास होता है, कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बड़ी समस्याओं को, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें हम क्या करते हैं, सिलेबस को बांट लेते हैं। मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉलिटी हो गया, और अन्य कोई साइंस टेक हो गया, इन सभी सेक्टर्स को बांट करके फिर इनमें टॉपिक वाइज, जैसे पॉलिटी ले लेते हैं, पॉलिटी में हमने पॉलिटी को 22 भाग हैं टोटल, 20 भाग हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, यानी कि टोटल 26 चैप्टर हैं, उनको बांट लिया। एक एक चैप्टर को हम पढ़ाई करेंगे। वैसे ही अगर हम प्रियम्बल को याद करेंगे तो इसको हम 5 से 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, यानी कि हमारा स्टेट जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक के 4 एडजेक्टिव हैं, जैसा कि हमने इस प्रश्न में पहले वाले में देखा। दूसरे में आप देखेंगे इसमें न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, दूसरा टॉपिक हम ले सकते हैं। तीसरा उसको बांट सकते हैं कि लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है। फिर हम आते हैं इक्वालिटी की बात की गई है, और उसके बाद कुछ अदर्स टर्म्स हैं, जैसे फ्रेटर्निटी है, और अपॉर्चुनिटी स्टेटस की इक्वालिटी है। उसके बाद फ्रेटर्निटी है, हमारा एकता, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है। ये कुछ अदर कीवर्ड्स हो गए, और कुछ एक डेट है, और हमने संविधान को किस दिन अडॉप्ट किया, उस डेट को याद रखना है। तो इसको अगर हम 5 भागों में बांट दें और इनको याद कर लें और उनके सारे कीवर्ड्स की मीनिंग समझ लें, तो हमें जो है आराम से पूरा प्रियम्बल याद हो सकता है। जब इस पूरे प्रियम्बल को हम देखते हैं, तो पूरे प्रियम्बल में आप लिविंग डॉक्यूमेंट्स को पाते हैं। यानी कि अगर हमें पूरे संविधान को चित्रित करना हो, उसको रूपांतरित करना हो एक शॉर्ट फॉर्म में, हम जब भी इंडेक्स लिखते हैं, प्रियम्बल लिखते हैं, जब भी प्रीफेस लिखते हैं, उसमें कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच होती है उस सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि अगर लिविंग डॉक्यूमेंट्स आपको साबित करना है, तो आप यहां से आसानी से कर सकते हो। किसके माध्यम से? अपने प्रियम्बल के माध्यम से। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो इसमें भी इनडायरेक्ट हम संविधान की प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हमारा जो तीसरा प्रश्न है, यानी कि 2018 में आया है, हाउ फार डू यू थिंक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन एबल टू अचीव द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल। हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि हम बोलते हैं न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के लिए हम देखेंगे हमारे यहां निर्वाचन की एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें सभी को एक मत देने का अधिकार और सभी को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। वह राजनीतिक अधिकार वहां पर है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात जो है वो आपका डीपीएसपी करता है, जो कि प्रियम्बल के 3 प्रमुख जो है, न्याय की बात की गई है, 3 जस्टिस की बात की गई है। साथ ही जो वेलफेयर सोसाइटी होती है हमारी, डीपीएसपी क्या करता है कि स्टेट को इंपावर करता है, स्टेट को गाइड करता है कि वह विभिन्न प्रकार के जो है तरीके अपनाए, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। जब हम आप देखेंगे कि आर्टिकल 36 to लेकर के 51 तक जो है आपके डीपीएसपी बताई गई है, जिसमें 36 जो है स्टेट के बारे में बताया गया है, जो भी 12 में आर्टिकल है। फिर 37 है, 38 है, 39 की बात हम करेंगे, जिसमें बात की गई है सभी को समान कार्यों का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, और उसमें कुछ और भी आर्टिकल बाद में संशोधन करके जोड़े गए हैं। वैसे ही आर्टिकल 45 आप देखेंगे, आर्टिकल 40 देखेंगे, पंचायतों की बात की गई है। 45 जो है एजुकेशन की बात की गई है, जो कि आपको आर्टिकल 21A के माध्यम से क्या कर दिया गया है, राइट टू एजुकेशन में दे दिया गया है। वैसे ही विभिन्न अधिकार बनाए गए हैं, जो कि डीपीएसपी, स्टेट क्या करता है, डीपीएसपी जो है स्टेट को गाइड करता है, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, और वो प्रिंसिपल्स जो आपके डीपीएसपी में दिए गए हैं उनको क्या फुलफिल करता है, प्रियम्बल में दिए गए हैं, क्या उनको फुलफिल करता है। तो ये जो है हमारा आपका ये क्या है, एक डीपीएसपी को इंपावर करने के लिए क्या प्रियम्बल, तो इस पर हमें प्रश्न लिखना था।
वहीं व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। अब देखिए, सेकुलरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आपके प्रियम्बल का बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जिसमें सेकुलरिज्म जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था अब 1976 में। अब ये जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सेकुलरिज्म? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेकुलरिज्म जो कि हम देखते हैं, जिसको हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। और वहीं भारतीय जो सेकुलरिज्म है वह क्या है? यहां पे कुछ धुआं लग रहा है, मच्छर के लिए अगरबत्ती है तो उसमें जो धुआं निकल रहा है, इससे बार बार खांसी आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा हमारा सेकुलरिज्म है, यानी कि जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट है, वह पंथ निरपेक्षता है, जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अर्थात क्या है, अभी आप ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है? अब इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं जब सेकुलरिज्म शब्द अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी फ्रांस ने देखा होगा आपने कि 2017-18 में बुर्का बैन किया था पब्लिक प्लेसेस पे। बुर्का बैन जो कि एक एथनिक अपनी जो फ्रीडम होती है, हम देखते हैं भारत में जो है जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने, बुर्का ही नहीं, वहां पर जितने भी क्रिश्चियन क्रॉस हैं या अन्य कोई जो है जो भी धार्मिक चीजें हैं, वह पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस में बैन है फ्रांस में, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। चार्ली हेब्दो का जो है एक कांड हुआ था, जिसमें ईश निंदा शब्द आता था, वो भी काफी पुराना हो गया। हालांकि जब हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो स्टेट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि धर्म का राज्य से पूरी तरीके से अलगाव होता है। वहीं भारत में जो है सभी धर्मों का समान संरक्षण होता है। इतना थोड़ा अंतर है। अब इन अंतर को हम यहां पर कैसे डिफेंड करेंगे, इस प्रश्न को लिखना। तो मेरे इन प्रश्नों को दिखाने और आपको बताने का एकमात्र तात्पर्य यही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रियम्बल। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में, पहले तो ऑर्गेनाइज करें, उसको हम क्वांटाइज करें, छोटे छोटे भागों में बांट लें, एक एक पार्ट को हम समझें, सारे कीवर्ड्स को समझें, उन कीवर्ड्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम परीक्षा में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी कि उन कीवर्ड्स को समझ करके पहले तो उनको याद करना जरूरी है, ऑर्गेनाइज करना, मेमोराइज करना, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और यूजेबिलिटी कहां कहां हम उसकी उपयोगिता रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये मुख्य परीक्षा में ही नहीं, आगे देखिए, अभी 2020 में भी प्रश्न आया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन मौलिक मूल्यों को और दर्शन को समाहित करती है जिन पर संविधान और दर्शन को समाहित करते हैं जिन पर संविधान आधारित है। आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीड द फंडामेंटल वैल्यूज एंड द फिलोसफी ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप देखेंगे, बहुत सारे न्याय की जो वैल्यू है, हमारे स्वतंत्रता है, समानता है, इन सभी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, क्या उनको डिफेंड करता है? डिफेंड करता है तो कैसे करता है? ऐसे ही 2021 में, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप इन ग्रास रूट, यानी कि आपकी राय में भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने, अब इसका माइनॉरिटी बहुत माइनर यूज है प्रियम्बल का, लेकिन आप देखेंगे 2022 में द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड वैल्यूज ऑफ द नेशन। डू यू थिंक that the goals instilled in the preamble have been effectively implemented in the independent India? भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक राष्ट्र के लिए दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाती है। क्या आपको लगता है कि प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों को स्वतंत्र भारत के प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? यानी कि जो 2016 वाला आपने प्रश्न देखा था कि जो कि गणराज्य के एडजेक्टिव यानी कि उसके विशेषणों की बात कर रहा है, उसी को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये 2022 वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि इसकी आवश्यकता कितनी अधिक है, यानी कि प्रियम्बल जो है यह हमारे पूरे संविधान की समझ विकसित करने के लिए, एक तो हम जो है संविधान जो दिवस मना रहे हैं प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, उस दिन बोला गया है कि सभी को एटलीस्ट प्रस्तावना, जैसे कि फंडामेंटल
ड्यूटीज के बारे में बोला जाता है कि एटलीस्ट एवरी पर्सन नॉट सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड रिमेंबर द आइडियल्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज प्रीएम्बल। इन दोनों को हमें याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमें दर्शाते हैं कि व्हाट इंडिया इज गोइंग टू बी, व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट इंडिया शुड बी। इन तीनों को आप समझना हो तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें फंडामेंटल अधिकारों की बात हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हमें फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा धुआं आ रहा। तो दूसरा यह है कि अगर हम आप बात करें तो इन सभी को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके एटलीस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के जो 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दे गए हैं उसको, और एटलीस्ट आपका प्रीएम्बल आपको मेमोराइज होना चाहिए। कीवर्ड्स के आपको नेचर और उसका यूजेबिलिटी पता होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम, और ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम लास्ट में देखेंगे। जब हम ये पूरी क्लास कर लेंगे उसके बाद जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखने में एक पेज का ये टॉपिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने जो भी छात्र हो, चाहे आप 12th पास किए हो, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, आपको ये कुछ लाइनें हैं, इन लाइनों को आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ना? तो इसमें हम पहले हिंदी और इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि 2 से 3 मिनट लगते हैं दोनों में पढ़ने के लिए। पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. बाकी जो यहां पर 1, 2 लिखा गया है, ये सभी जो है ना हमारा जो प्रीएम्बल है एक बार संशोधित किया गया है, जिसमें ये शब्द जोड़े गए हैं। इनके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका पूरा संविधान का जो है प्रीएम्बल है। अब इस प्रीएम्बल को हम याद कैसे करेंगे? तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि आपको याद करने के लिए सिंपली करना क्या होता है, सिंपली करना क्या होता है, आपको कुछ कीवर्ड्स हैं उनको याद करना होता है। कभी भी कोई टॉपिक याद करना हो तो आपको इसको क्वांटाइज कर देना चाहिए। किसी भी बड़े टॉपिक को याद करने के लिए हमें क्या होना है, तो ये हमने एक पूरा प्रीएम्बल देखा। प्रीएम्बल बार बार पढ़ने से भी याद हो जाता है, लेकिन हम एक बार में ही चीजों को याद कर लें तो हम इसको 4 से 5 भागों में बांट देते हैं, एटलीस्ट 5 भागों में। तो हम यहां पर नेचर ऑफ स्टेट लिखेंगे, हमारा स्टेट कैसा है, ठीक है ना। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आप टॉपिक देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में न्याय यानी कि जस्टिस की बात करेंगे। तीसरा जो है आपकी लिबर्टी की बात करेंगे। अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी हो। जैसे कि
हम यहां पर बात करते हैं राज्य की प्रकृति। क्लियर है? वो कैसी होगी? न्याय हमारे यहां किस तरीके की बताई गई है? हमारे यहां बताई गई है स्वतंत्रता कैसी होगी? तो इन सभी कीवर्ड्स को फिर ना चौथा जो है वह है आपका इक्वालिटी, यानी कि समता, समानता। अब देखिए इक्वालिटी जो शब्द है वो लगातार यूज होता है, समता और समानता दो शब्द हैं, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पांचवा जो है वह अदर्स कर सकते हैं आप, यानी कि अन्य, और एक छठा जो है वो आपको डेट याद रखनी है। इतनी चीजें आपको, तिथि। अब इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? इसको आपको करना चाहिए कि राज्य की प्रकृति जो है वह कितने प्रकार की बताई गई है? तो 5 प्रकार की बताई गई। ठीक है ना? मान लीजिए कि अगर हम इसको एडजेक्टिव आदि मानेंगे तो वो तो 4 प्रकार की हो जाएगी, लेकिन हम यहां पर टोटल 5 प्रकार के बोलते हैं। जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारे पास कौन से? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है ना? तो यहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम नहीं लिखेंगे, संप्रभुता लिखेंगे। क्लियर? सॉवरेनिटी। दूसरा ऐसे ही समाजवादी। अब इसकी सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरिन, सोशलिस्ट, सोवरिन, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य। मैं सबको नहीं यहां पर आपको लिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप, तो यहां पर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब ये क्या है? आपके 5 जो है आपके एडजेक्टिव। 5 जो है राज्य के, क्या बताया गया? राज्य का नेचर। ठीक है ना? नेचर ऑफ स्टेट मैंने बोला था। तो इस तरीके से हम 5 कीवर्ड को इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इस पर डिटेल लेक्चर लेने लगूं तो पूरे 3 घंटे की क्लास इस पे होती है, और आप समझते हैं कि लगभग इसमें से आपको प्रीवियस ईयर के 7-8 मुख्य परीक्षा के प्रश्न, 7-8 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न यूपीएससी के, उसके अलावा विभिन्न स्टेट पीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, बड़े आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूं। ठीक है ना? और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो ये आप जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो है इसको 5-6 भागों में बांट दिया। पहला हमारा हो गया नेचर ऑफ स्टेट, दूसरा न्याय। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। ठीक है ना? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि सोशल, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। क्लियर है? वहीं अगर हम लिबर्टी की बात करें, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा आपको
एक दूसरे पेज पे कर दूंगा, यह नहीं तो हमारा जो है यहां पर स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की बताई गई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें लिबर्टी, लिबर्टी जो है वह कितने प्रकार की बताई गई है, तो यहां पर हम देखते हैं कि आप थॉट यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहां पर 5 टर्म है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। तो इसको आप सभी को कीवर्ड्स को यहां पर लिखेंगे और सीक्वेंस में याद करने पे, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, यह है थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, विश्वास, धर्म है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या है आपका, कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म, धर्म को यहां फेथ कहा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, इसीलिए ये दोनों टर्म जो है ना, और उपासना यानी कि वर्शिप, क्लियर है। विश्वास यानी कि बिलीफ। एक एक छोटे छोटे थोड़े से अंतर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि नेचर ऑफ स्टेट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट। स्टेट के 4 नेचर हैं, 5 नेचर हैं। कौन कौन से? हमारा स्टेट शुड बी सोवरिन, स्टेट शुड बी सोशलिस्ट, स्टेट शुड बी पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, स्टेट शुड बी डेमोक्रेटिक एंड स्टेट शुड बी रिपब्लिक। ये हमारा नेचर ऑफ स्टेट है। दूसरा जस्टिस यानी कि न्याय, हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं। कहां कहां बात की गई है उसको हम लोग आगे देखेंगे। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल, और इससे कहां कहां उपयोगिता है ये भी हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब इसमें छोटे छोटे अंतर भी होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा जो है हमने देख लिया, पहला नेचर ऑफ स्टेट, दूसरा हमने देख लिया न्याय यानी कि जस्टिस, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस होती है। नेचर ऑफ स्टेट 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के आपके लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, और वहीं 2 टाइप्स के हैं आपके क्या बोलते हैं, समानता यानी कि इक्वलिटी। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसमें लिखा गया है शब्द। समानता, इसको लिखने में थोड़ा सा अंतर है। समता समानता में क्या अंतर होता है दोस्तों? इक्वलिटी जो है यानी कि समता जो है वह नीड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि हमने कोई एक रूल बना दिया कि भाई हेलमेट लगाओगे, ठीक है ना, नहीं लगाओगे तो फाइन लगेगी, ये इक्वलिटी है, ठीक है ना। अब उसमें इक्विटी कब आएगा कि कोई सरदार, कोई ऐसा जो है पगड़ी बांधते हैं तो वो हेलमेट कहां लगाएंगे, तो उनको हेलमेट लगाने से छूट होती है। तो ये हम जब बात करते हैं भारतीय संविधान के लिए, तो ये समता शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इक्विटी, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, एंड स्टेटस।
ये दो प्रकार की हमारे पास समता है। अदर्स में अगर हम आते हैं, पांचवें में, अन्य में, अदर्स में तो डिग्निटी, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ मैन, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और एक डेट है, छठे में आप लिख सकते हैं डेट, जो कि डेट कहलाती है 26 नवंबर 1949। ये हमारी डेट है। अब इसको हमने 6 भागों में बांट लिया। इन 6 भागों के एक एक पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग करते क्या है, एक एक पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। नेचर ऑफ स्टेट, अब इसमें जो है 5 कीवर्ड हैं, उन सभी कीवर्ड्स की मीनिंग हमें समझनी होगी। भारत क्या इस पर कहां है, क्या खरा उतरता है, नहीं उतरता है, जो कि प्रश्नों की भी प्रकृति ऐसे ही आती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हमारा कीवर्ड है वह है संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेनिटी। संप्रभुता को समझने से पहले हमारे पास एक कीवर्ड है नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि व्हाट इज स्टेट, हमें पता होना चाहिए राज्य क्या है, ठीक है ना। तो आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, वो अलग डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट शुड हैव 4 फंडामेंटल्स, जिसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। दैट इज फर्स्ट जो है, एक होना चाहिए क्या, लैंड, ठीक है ना, जिसको हम एरिया भी कह सकते हैं। एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है ना, क्षेत्र में लोग रहने चाहिए, पीपल होने चाहिए। अब पीपल 2 टाइप के होते हैं, एक सिटीजन होते हैं, एक एलियन होते हैं, और तीसरा जो है आपका है कोई एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि सरकार होनी चाहिए, मोड ऑफ गवर्नमेंट, शासन पद्धति होनी चाहिए। हो सकता है कि भाई वो किसी अन्य तरीके की सरकार, जैसे अभी हमारे यहां डेमोक्रेसी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है सोवरेनिटी। तो ये 4, देयर आर 4 कंपोनेंट्स, कंपल्सरी कंपोनेंट। अगर इनमें से एक भी अवेलेबल नहीं है तो स्टेट की संकल्पना में हम नहीं आते हैं। जैसे कि 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया वॉज नॉट एन स्टेट, नॉट ए स्टेट। हम क्या थे, हम एक कॉलोनी थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड था, पीपल भी थे, गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, बट वी वर नॉट सोवरेन, ठीक है ना। हम स्वतंत्र, हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु, अब संप्रभु शब्द जो है वह इतना इंपॉर्टेंट है कि एक देश के पूरे अस्तित्व को, पूरे एग्जिस्टेंस को वो डिफाइन कर सकता है। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये है क्या? तो पहले तो हम नेचर ऑफ स्टेट अगर समझेंगे तो स्टेट की जो प्राइमरी डेफिनेशन है इन अ पॉलिटिकल साइंस ऑल ओवर वर्ल्ड, वो जो है कहलाती है कि इंडिया इज अ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या हम भारत सरकार के अंदर भी अगर देखेंगे, इंडियन जो हमारा टेरिटरी है उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेट हैं। तो क्या वो स्टेट हैं? तो उनके लिए हम अलग बात करेंगे। तो स्टेट शब्द जो है राज्य यानी देश के लिए उपयोग होता है, और उसके 4 फंडामेंटल होते हैं। लैंड यानी कि एक, जैसे भारत है। अब भारत के बारे में हम बात करेंगे तो ये भारत का अपना एक बाउंड्री है, एरिया है। इसमें लोग रहते हैं, सिटीजन्स भी रहते हैं और एलियंस भी रहते हैं जो विदेशी रहते हैं, ठीक है ना।
और दूसरा है क्या कि इसमें जो है हमारी सरकार भी है जो कि डेमोक्रेटिक है। हम देखते हैं कि इस समय जो है भारत सरकार जो है 3 अंग होते हैं भारत सरकार के, जिसमें हमारा पॉलिटिकल जो होता है यानी कि ब्यूरोक्रेसी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, और जो कॉमन परिप्रेक्ष्य में जो बोला जाता है समाचार पत्रों में, हालांकि वो गलत है, जैसे कि मोदी सरकार, या वर्तमान में जो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है वही, उसी को हम सरकार बोलते हैं, लेजिस्लेचर को अक्सर भूल जाते हैं। तो एक सरकार भी है और हम सोवरिन भी है। अब इस शब्द पर हम आते हैं कि सोवरिनिटी होती क्या है। तो यदि कोई देश है और वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, आंतरिक निर्णय क्या होते हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, डिस्टरबेंस है, उसको दूर करने के लिए या किसी देश से हमारे संबंध कैसे रहेंगे उसको डिसाइड करने के लिए किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वह सोवरिन कंट्री है। यानी कि भारत जो है एक संप्रभु राज्य है। अब क्या भारत पूरी तरीके से संप्रभु है? जैसे कि वहां पूछा गया है, एक प्रश्न हमने देखा था कि उस प्रश्न को हम देख लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि लिखेंगे कैसे। 2016 में जो प्रश्न पूछा गया, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल? तो एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव क्या आता है आपका? सोवरेनिटी, संप्रभुता। क्या भारत संप्रभु है? इस पर जब हम डिबेट करेंगे, अभी तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, जब हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि हम अपने निर्णय नहीं लेते, इसीलिए हम जब कोल्ड वार, शीतकाल युद्ध चल रहा था तब भी हम ना तो किसी विश्व युद्ध भी चल रहा था तब भी, क्योंकि हालांकि हम उस समय अंग्रेजों का साथ देना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम अंग्रेजों के द्वारा शासित थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना, नाम, जो कि नासिर टीटो नेहरू का एक संगठन है 1960 में जिसका गठन हुआ था बेलग्रेड सम्मेलन के माध्यम से, उसके माध्यम से हमने देखा कि ना तो हम अमेरिका की तरफ थे ना हम यूएसएसआर की तरफ थे, ठीक है ना। इन दोनों में आपसी कलह जो थी, आज भी हम देखते हैं कि यह कलह जो है वह कैसे डेवलप होती है और किस तरीके से होती है। अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि हम संप्रभु हैं। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं जो बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उठाती है कि जब भारत संप्रभु है तो महारानी की डेथ पर, अभी 2020 में मेरे ख्याल से देखा था कि डेथ पर हम जो है अपना भारतीय ध्वज क्यों झुकाते हैं। यह महारानी जो है, ब्रिटेन की महारानी को हम सम्मान दे सकते हैं और भी चीजें दे सकते हैं, लेकिन ध्वज झुकाना एक गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे पथ हैं, बहुत सारे ऐसे रोड हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। अगर आप प्रयागराज में रहते हो तो आप देखोगे ढेर सारे रोड हैं, वह जो है अंग्रेज गवर्नर्स के नाम पर है। क्या उनकी आवश्यकता है? अभी हम उनको क्यों याद करना चाह रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया? दूसरा कि हम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। भारत और भारत जैसे ढेर सारे गुलाम देश, लगभग 100 के आसपास गुलाम देशों का एक संगठन है जिसको आज भी हम संचालित करते हैं। क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है? ये सब क्वेश्चन मार्क लगा करके आप लिखेंगे कि हाँ, हम इस तरीके के कुछ संगठन हैं या कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है संप्रभु नहीं हैं। हम संप्रभु हैं, लेकिन ये चीजें क्या दर्शाती हैं? अभी आप देखेंगे कोरोनेशन पार्क है आपको दिल्ली में, जिसमें बहुत सारे गवर्नर्स की जो है मूर्तियां लगाई गई हैं। जब दिल्ली विस्थापित हुई थी, यानी कि राजधानी विस्थापित हुई थी, दिल्ली नहीं विस्थापित हुई थी, राजधानी विस्थापित हुई थी। कहां से? आपके कलकत्ता से दिल्ली। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल्स की मूर्तियां जो है ला करके वहां लगाई गई थी। तो ये सारे मुद्दे हैं, तो हम दिखाएंगे कुछ इसमें। तो संप्रभुता की पहली क्या होनी चाहिए? आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि क्या भारत सोवरिन है? इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क आपको उठाने चाहिए अगर प्रश्न उस परिप्रेक्ष्य में पूछे जा रहे हैं। तीसरा है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी इसकी यही है
कि अभी हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो हम किसकी तरफ से? तो आप देखते हैं हमेशा एस जयशंकर जी का, जो कि हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका जो है स्टेटमेंट लगातार आता है। इससे पहले वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बहुत सारे देशों के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। उनका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो जो हमारी जो वैदेशिक नीति है, वैदेशिक नीति में हम स्वतंत्र हैं, बहुत सारे देशों के साथ हमारे ऐसे संबंध है, विभिन्न देशों के दबाव के कारण हम उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत ईरान संबंध है, भारत इजराइल संबंध है, भारत फिलिस्तीन संबंध है, फिलिस्तीन को हमने मान्यता भी दी है, इजराइल से भी हम संबंध रखते हैं। यूक्रेन में हमने अपने स्टूडेंट को कैसे इवैक्यूएट किया, साथ ही साथ रशिया से हमने कैसे सहयोग लिया। आज भी भारत रशिया संबंध बने हुए हैं, जबकि यूएस का, चाइना का इतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर है, इतना दबाव है कि हम जो है उनसे अपने संबंध विक्षिप्त अलग कर लें या हम उनके साथ हो जाएं। लेकिन हमने जो है 1971 में आपने देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है बंटवारा हुआ, जो भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का, उसमें भी हम पर काफी दबाव हुआ। हालांकि अमेरिका के दबाव के कारण हमने जो है यूएसएसआर से, रशिया से संबंध जो है स्थापित किया। हालांकि हमारा संबंध सभी से है, तो हम नाम जैसे संगठन को चला रहे हैं, यानी कि हम किसी की तरफ अलाइंड नहीं है। मल्टी अलाइंड हम हो सकते हैं, लेकिन किसी एक विशेष देश के अलाइनेशन से हम बच सकते हैं। यानी कि एक एक कीवर्ड का आप इंपॉर्टेंस यहां पर देख रहे हो, ठीक है ना। दूसरा कीवर्ड जो है हमारा आता है वह है समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट, समाजवादी। अब देखिए, दो समाजवाद जैसे ही आता है वहां पूंजीवाद अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। समाजवादी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, पहले यूटोपियन समाजवाद है, फिर साइंटिफिक। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल जो समाजवादी व्यवस्थाओं का है वो मार्क्स का जो सिद्धांत है, जिसको हम मार्क्सवाद बोलते हैं, समाजवाद। समाजवाद का सिंपल अर्थ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों पर राज्य का अधिकार हो। राज्य क्या करेगा? सभी को समान संसाधन विस्थापित करेगा, यानी कि किसी के साथ भेदभाव न हो, आवश्यकता के आधार पर सभी की पूर्ति हो। इसको वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेलफेयर स्टेट, समाजवादी राज्य जो होता है वो वेलफेयर का काम करता है, यानी कि जो भी हमारे जो व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, उनको उत्थान करने का प्रयास करता है, वही सोशलिस्ट हमारी है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में मानते हैं, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही विचारधाराओं को रखा जाता है। परंतु हमारा राज्य जो है वह यूएसएसआर से प्रभावित है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, योजना आयोग था, और अभी जो है उसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो हम जो है समाजवादी हैं, क्योंकि हम जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि वी आर कंडक्टिंग वर्ल्ड्स सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना हम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं, आयुष्मान भारत। हम दुनिया के सबसे बड़े कवरेज कर रहे हैं हम, बहुत सारा, जैसे जल शक्ति मिशन है हमारा, बहुत सारे ऐसे हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दलितों के लिए, या हमारी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, सभी के लिए राज्य जो है अलग से सहयोग सपोर्ट करता है। बजट में भी हम देखते हैं कि घाटे का बजट हमेशा हमारा रहता है। तो ये समाजवादी राज्य है। तीसरा जो टर्म है हमारा वो है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, ये जो है ना, कई किताबों में, जैसे कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है आपकी एम लक्ष्मीकांत, उसमें भी पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा गया, धर्मनिरपेक्ष, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भारतीय संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्या है? पंथ निरपेक्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक लंबी कहानी है, हम ऑफलाइन क्लासेस या अभी कभी डिटेल में क्लास हम करेंगे, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट आया था वह जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है, और इसका जो है दो अर्थ हम समझेंगे। पहला, द मीनिंग ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज द टोटल अलाइनेशन ऑफ स्टेट ऑफ फ्रॉम रिलीजन, यानी कि राज्य का धर्म से पूरी तरीके से अलगाव। और यह अलगाव क्यों हुआ?
इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अब आप देखेंगे 1500 से लेकर के 1600-1700 के दशक में वेस्टर्न जो हमारे पश्चिमी देश हैं उनका अंधकार का युग बोला जाता है। उसके बाद कुछ खोजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो लेकिन उस समय जो अंधकार का युग था, जो जिसमें ना कोई इन्वेंशन ना कोई चीजें देखी गई वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न सोसाइटी में, तो उसमें जो है राज्य जो है ना पूरी तरीके से चर्च के कंट्रोल में था। इसी के आधार पर आप देखते हैं कि 1700 के लास्ट में, 1800 के प्रारंभिक दशक में आप देखते हैं चर्चिस्ट आंदोलन होते हैं। चर्चिस्ट आंदोलन जो होते हैं वो चर्च के खिलाफ होते हैं। चर्च क्या करता था, एक सामान्य भाषा में आपको बता दूं कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि दान पुण्य हम लोग करते हैं, सभी धर्मों में होता है, चाहे वो इस्लाम में ज़कात हो, हिंदुइज्म में आप देखते हैं कि दान पुण्य हो, जमीन डोनेट करना, ये सब डोनेट करना, वैसे ही वहां मैक्सिमम लैंड जो है वो चर्च के कंट्रोल में थी और लोगों को पत्र बनाए जाते थे। पत्र जो है वह आप जो है जैसे कि हमारे यहाँ स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जो है जन्नत जहन्नुम का है, उसी तरीके से जो है हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट वहां पर है। अगर आपको हेवन में जाना है, यानी कि मरने के बाद जो आप सुख सुविधाएं भोगेंगे, आपको गॉड जो है प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए आप महंगे महंगे पत्र और ज्यादा, जितनी ज्यादा जिसकी पावर, जितनी क्षमता है, यह पादरी बनाते थे। और पादरी जो सिस्टम था, आप देखेंगे 300 मूवी, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें जो है पादरी का करप्शन दिखाया गया है, बहुत एंशिएंट एरा में। तो ये मिडिवल काल की मैं बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया, चर्च को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका, और उसके बाद चर्च जो है, चर्च के पास जो है संपत्ति बहुत ज्यादा होती थी, संपत्ति जमीनें चर्च के नाम ही होती थी, तो स्टेट, चर्च वाज स्टेट, उसको उखाड़ फेंका गया। अब धर्म का राज्य से पूरी कोई हस्तक्षेप नहीं करना, राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा, इसके लिए पूरी तरीके से अलगाव हो गया। लेकिन आज भी आप देखते हैं वेटिकन सिटी और वेस्टर्न जो है पादरी चर्च के जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो सभी धर्मों में हर जगह। अर्थात जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वह टोटली अलग है इससे, आपके भारतीय कॉन्सेप्ट से। और वो क्या है, राज्य से धर्म का अलगाव ही सेकुलरिज्म है, ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। वहीं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय संविधान में यह कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ एवरी रिलीजन, ठीक है ना, इक्वल प्रोटेक्शन, सभी धर्मों का समान संरक्षण। यानी कि भारत सरकार जो है धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल करेगी। जब भी आप देखते हैं वक्फ बोर्ड पे अभी बात चल रही है, उसका भी यहां से प्रश्न आ सकता है। अभी कुछ मंदिरों में जो धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं, उन धर्मार्थ कार्यों में जो फंड होता है, उस फंड का क्या किया जाए, उस पर भी बात चल रही है, उसको भी हम बात करेंगे। तो ये सारे बहुत आजकल के जो मुद्दे हैं वह सेकुलरिज्म के लिए। तो सेकुलरिज्म का अर्थ आपने समझ लिया गया होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है, और हस्तक्षेप उस मकसद से नहीं कि उसको डिमोटिवेट करने के लिए। हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपका राइट है, राइट टू रिलीजन है। उस रिलीजन में आप मैनेजमेंट जो है आप देखेंगे तो आर्टिकल 26 क्या करता है कि आपको प्रबंधन करने का अधिकार जो है अपने धर्म का अभी आप ही को है, राज्य उसमें हस्तक्षेप बहुत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं डेमोक्रेटिक, पांचवां शब्द आता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अब क्या भारत लोकतंत्र है? अब देखिए लोकतंत्र होता क्या है, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये आप ध्यान रखिएगा। टू, बाय, फॉर, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन। अब जनता का शासन जो है क्या होता है, हमारे यहां भाग 15 बताया गया है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के आपके कई सारे आर्टिकल हैं जिसमें आपको बताया गया है, जैसे एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, इसको हम वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर
हमारा जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अभी तक जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वोटर्स हैं दुनिया में, और हम जब पीसफुली कंडक्ट कराते हैं अपने यहाँ इलेक्शन, तो यह एक लैंडमार्क होता है पूरे विश्व को लेकर के। तो भारत में डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है, अभी इसके आइडियल्स को पाया नहीं गया है। जैसे एक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सभी को मताधिकार होना चाहिए, सभी को अपने कैंडिडेट को जानने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं अभी। लेकिन डेमोक्रेसी जो है एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे हम क्या सभी को मताधिकार दे चुके हैं? बिल्कुल दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी भी सॉल्व किया जाना बाकी है। हमारे टीएन सेशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया। तो हमने जो है पहले जो है बूथ कैप्चरिंग, बहुत सारी समस्याएं होती थी, लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। अभी हम धीरे धीरे क्या है कि ईवीएम पर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम वोटिंग करते हैं। ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था अभी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हम मेल के द्वारा वोट कर सकते हैं अगर कहीं बिजी हैं, कहीं सरकारी कार्यालयों में हैं, कुछ भी हैं। दूसरा, सभी गरीब हो अमीर हो सभी को वोट देने का अधिकार है, कोई भी हो चुनाव लड़ सकता है। अब चुनाव में बाहुबल, धन बल का प्रयोग तो होता ही, अभी भी हो रहा है। तो धीरे धीरे ये चीजें आइडियलिज्म की तरफ बढ़ रही हैं। हमने ईवीएम लाया तो वीवीपीएटी लाया, फिर वीवीपीएटी के बाद राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल जब ले आएंगे तो और भी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी हमारी। तो क्या भारत एक डेमोक्रेटी है? बिल्कुल है। बाय द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल हम हैं, और इसके लिए हम बहुत सारे तर्क देंगे जो कि मैंने अभी तक बात की। इलेक्शन को लेकर के जितने भी रिफॉर्म हुए हैं वह एक डेवलपिंग कंट्री, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है, यह शब्द बहुत बड़ा है, इसमें रूल ऑफ लॉ से लेकर के सारी चीजें फॉलो होती हैं, स्पेशली फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट आवर कम्युनिटी और आवर मोटो इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम डेमोक्रेसी है, हम रिपब्लिक हैं। ठीक है ना? लास्ट जो है हमारा, हम रिपब्लिक हैं। ठीक है ना? अब ये रिपब्लिक शब्द यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? तो जो हमारा स्टेट का सबसे बड़ा प्रमुख है, यानी कि द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो राज्य है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, और वो हमारे द्वारा चुना जाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, फिर भी वह जो है चुनी हुई सरकार द्वारा चुना हुआ है, इसलिए हम भारत जो है वह एक गणतंत्र है। हमारे यहां कोई वंशानुगत परंपरा नहीं है, जैसे ब्रिटेन में आप देखते हैं, अभी आपके भूटान में देखते हैं, नेपाल में कई समय तक था, अभी वहां से हटाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे यहां हैं। तो ये चीजें हैं। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ना, अभी देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इन सभी कीवर्ड्स पर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक हम देंगे और इसका भारतीय संविधान में कहां कहां उपयोग है। अब जैसे कि हम जब जस्टिस की बात करेंगे, यानी कि हम जस्टिस न्याय की बात करेंगे, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे और इसकी उपयोगिता हमारे संविधान में कहां है, क्या अभी हम इस पर खरे उतर रहे हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, आशा करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर इसको डिटेल में पूरा किया जाए तो बहुत बड़ा पार्ट जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, साथ ही साथ अपने संविधान का, और अपनी जो बेसिक समस्याएं होती हैं कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कीवर्ड्स का, हम समझ सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा ले रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।